संबोधित करेंगे। प्रदीप जी धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। और जैसा प्रदीप जी ने आपको बताया, दो अहम विषयों पे ये प्रेस वार्ता है। सबसे पहले तो ये बात हम इस मंच से उठाना चाहेंगे, जो लोग संविधान की प्रतिलिपि अपनी जेब में रखते हैं, पूरे देश को दिखाते हैं, उस प्रतिलिपि को खोलो तो अंदर कोरे कागज दिखाई देते हैं। उन लोगों का असली चरित्र क्या है, ये पिछले कुछ दिन में भारत की जनता के सामने आया है। और जब ये बात मैं कहता हूं तो मैं बात कर रहा हूं दलित विरोधी राजनीति करने वाले कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और नकली गांधी राहुल गांधी की। और मैंने जैसा आपसे कहा ना कि संविधान की प्रतिलिपि, संविधान की पुस्तक रखने से संविधान की मूल भावना को आप चरितार्थ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, राहुल गांधी संविधान के जैसे दिखने वाली एक पुस्तक बंटवाते हैं, अंदर कोरे कागज होते हैं, वैसे ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की फोटो तो लगी थी अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उनके पीछे, लेकिन उनका असला चरित्र, जो असली चरित्र है, ये कितना विषैला, दलित विरोधी, पिछड़े समाज का विरोधी ये है, ये मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले तो इस मंच से हमने ये बात बार बार उठाई है, अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब में आपकी सरकार है, हम सबके लिए ईश्वर समान संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की मूर्ति को खंडित किया जाता है अमृतसर में 26 जनवरी 2025। एक वक्तव्य अरविंद केजरीवाल का नहीं आता है और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना इस पे कुछ कहती हैं। इससे ज्यादा दलित विरोधी कोई क्या होगा। और अब जो आंकड़े सामने आए हैं, कहते हैं ना कि स्केलेटन्स आर कमिंग आउट ऑफ द कबर्ड, तो यहां तो जब पापी आप कट्टर बेईमान की अलमारी खोली है तो केवल और केवल कंकाल ही कंकाल हैं। दलित विरोधी सोच है, दलितों से नफरत है। जो मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं पहले बिंदु पे, उस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। पापी आपकी सरकार दिल्ली में जब बजट लाती है तो उसमें 4 प्रमुख योजनाएं दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी थी। लेकिन एक तरफ दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट प्रस्तुत किया तो एक नई सोच, एक नई उमंग, दिल्ली का भविष्य उज्जवल कैसे होगा इसको ध्यान में रखते हुए वादे पूरे करने वाला जो संकल्प पत्र में कह दिया वो पूरा होगा। जिसका एक बड़ा उदाहरण यह है, हर महिला को 2500 रुपए, और महिला को 2500 रुपए मिलेगा प्रति माह। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है।
अब जब मैं ये बात कहता हूं तो एक तरफ वादा पूरा करना, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, और दूसरी तरफ वादा तोड़ राजनीति अरविंद केजरीवाल की। पहली योजना एससी बस्तियों का सुधार होगा, इसके लिए लाई गई थी। और जब मैं आंकड़े दूं उससे पहले यह बता दूं, 2020-21 के बजट की बात मैं चारों योजनाओं में करूंगा, और यह समय था कोविड का, महामारी का। कोविड के संकट में दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए सहायता नहीं, जो प्रावधान है उसको लागू करना, खर्च करना, यूटिलाइजेशन नहीं, उस समय पे शराब नीति लाना और शीश महल लाना, यह उनकी प्राथमिकता थी। और पहली जो योजना थी दलित बस्तियों का सुधार, आपको जान के आश्चर्य होगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, हृदय में दर्द होगा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या, जो एलोकेशन करे 65 करोड़ का, वित्त वर्ष 2020-21, नोट कर लीजिए, 65 करोड़ का एलोकेशन दलित बस्तियों के सुधार के लिए। कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितना यूटिलाइजेशन हुआ? 65 करोड़ के एलोकेशन में 50 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन, केवल लेस देन 1%, 1% भी एलोकेशन के हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं किया। दूसरा, जय भीम सीएम प्रतिभा विकास योजना, इस योजना के तहत जो पिछड़े समाज से बच्चे आते हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर्स उपलब्ध कराना, फीस, उनको भत्ता देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। 2022-23 एलोकेशन 70 करोड़। कितना यूटिलाइज हुआ? अभी हम थे 1% से कम पे। 70 करोड़ में यूटिलाइज किया 0, 0। आप सोच सकते हैं, अरविंद केजरीवाल उर्फ बर्बादी, भ्रष्टाचार, कट्टर बेईमानी, आप 70 करोड़ का एलोकेशन करते हैं, विज्ञापन देते हैं वाहवाही लूटने के लिए, और उसके बाद यूटिलाइजेशन इज 0। 2023-24 में हैरत होगी आपको जान के, यह 70 करोड़ का बजट ही कम कर दिया जाता है, एलोकेशन का 20 करोड़ कर दिया जाता है। अब सवाल आएगा कि कितना यूटिलाइज किया? 20 करोड़, 70 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया। यूटिलाइज किया 1 लाख रुपए, बजट 50 करोड़ रुपए घटा दिया, और जो 20 करोड़ किया दलित बच्चों के लिए, पिछड़े समाज के बच्चों के लिए, उसमें भी केवल और केवल 1 लाख रुपए। और हमें कोई अचंभा नहीं होगा अगर 1 लाख रुपए भी ये किसी विज्ञापन के लिए दिए हों। यह है जहरीली, दलित विरोधी अरविंद केजरीवाल और पापी आपकी सोच। और मैं चुनौती देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी निकल के आए और बताएं कि ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं ये सही है। अगर सही है, जो मैं कहता हूं सही है पूरी जिम्मेदारी से, तो फिर ऐसा हुआ क्यों? तीसरा, इसी योजना में 4 साल में 180 करोड़ रुपए का एलोकेशन था, लेकिन यूटिलाइजेशन था 4 करोड़ 40 लाख, मतलब केवल 2.5%। ये 4 साल का आंकड़ा है। कितने दलित विरोधी हैं ये लोग? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार दलितों का हित, ओबीसी समाज का हित, जनजातीय समाज का हित, महिलाओं के लिए आरक्षण, और दूसरी तरफ इस तरह की सोच। तीसरी पॉलिसी जो इनकी थी, जय भीम सीएम प्रतिभा विकास योजना,
ये थी अल्पसंख्यकों के लिए, ओबीसी के लिए और जो गरीब है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। अब पूछा जाएगा कि अगर आपने 4 साल में 250 करोड़ रुपए एलोकेट किया, कितना यूटिलाइज किया? आप फिर जान के अचंभित रहेंगे। यूटिलाइजेशन इज ऑफ 4.2 करोड़ ओनली, मतलब 1.7% of the total allocated budget for the minorities, the OBCs and people from the economically weaker section. और एक चिंताजनक तथ्य यह है कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स में स्पेंडिंग वो जीरो, शून्य। 2020-21, 2022-23 और 2023-24 स्पेंडिंग इज जीरो अंडर दिस स्कीम। एलोकेशन इज 250 करोड़, 250 करोड़ एलोकेशन, 3 साल में जीरो। अब चौथी, सीएम विद्यार्थी प्रतिभा योजना, 4 साल में एलोकेट किया इन्होंने 461 करोड़। यह स्किल डेवलपमेंट के लिए है, जो कि हम जानते हैं केंद्र सरकार स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देती है और प्रोत्साहन देती है जो प्रदेश में सरकारें हैं उनको। 461 करोड़ में यूटिलाइज्ड 32 करोड़, ओनली 7%, ओनली 7% फॉर स्किल डेवलपमेंट। 2020-21 में ये आंकड़ा देखिए, मैंने जो गंभीर चिंताजनक तथ्य हैं वो इसीलिए अलग निकाल के आपके सामने पेश किए हैं। 2020-21 में कोविड का समय है। इस योजना में सीएम विद्यार्थी प्रतिभा योजना एलोकेटेड 150 करोड़, यूटिलाइज्ड जीरो। तो ऐसी हर योजना में जिसको मैंने इंगित किया है, एलोकेशन विज्ञापन के लिए, वाहवाही लूटने के लिए कई 100 करोड़, लेकिन जमीन पे कितना आया? शून्य, अंडा। और इसीलिए जनता ने इसको आप नहीं, हम लोग पापी आप कहते हैं, जनता पापी आप कहती है, आपदा माना। आपदा। अगर अरविंद केजरीवाल कहीं से निकल जाएं तो जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है वैसे वो जनता की गाड़ी कमाई खींच लेते हैं और बाहर कुछ नहीं निकलता है। जनता के लिए कुछ नहीं है, अपने लिए शीश महल भी है, शराब कारोबारी भी हैं, वही इनके सगे हैं। और दलित विरोधी कितने हैं इसके प्रमाण मैं आपको यह बता के भी दे देता हूं। बात वादा खिलाफी की हो रही है। पंजाब में 3 साल पहले चुनाव जीते अरविंद केजरीवाल का वादा था कि दलित समाज से हम उप मुख्यमंत्री पंजाब में देंगे। आज तक क्या दिया है? वो भूल गए हैं। अब उनको याद ना दिलाइए। यह प्रमाण है इनकी दलित विरोधी सोच का। और एक बात कह के अंत करूंगा इस विषय पे। इनकी एक योजना आई थी जो हमने चुनाव में भी सबके समक्ष बताया था। 2019-20 की बात है। इन्होंने कहा जो मेधावी छात्र होंगे दलित समाज से, ऐसे 100 छात्रों को विदेश भेजेंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 100 छात्रों को साल में। 4 साल योजना में कितने छात्रों को भेजा? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 5 छात्र भेजने थे, 500 भेजे 5 छात्र। और इसके साथ जब मैं बात कर रहा हूं दलित विरोधी सोच की, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने नाम लिया था अपरिपक्व, पार्ट टाइम, 54 साल के गैर जिम्मेदार नेता राहुल गांधी का भी। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने संविधान की बात करी और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। संविधान का अध्ययन करना मेरी रुचि है। हमने कर्नाटका में एक और विचित्र बात देखी,
और इसको समझने की आवश्यकता है। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, जो राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके चलते हैं, राहुल भैया आपसे हम जानना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए, आप भारत का संविधान पढ़ते हैं, उसकी शपथ लेते हैं, या किसी और देश का, हो सकता है इटली का? कहां लिखा है कि आप धर्म के आधार पे आरक्षण दे सकते हैं सरकारी ठेकों में? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 16। मैं इसलिए सरल बना रहा हूं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, चौथा स्तंभ है आपके लिए नहीं, लेकिन राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता के लिए पूरा संविधान का अध्ययन करना गहराई से बड़ा मुश्किल कार्य है, तो उनको चीट शीट देना बड़ा आवश्यक है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 पढ़ लीजिएगा। कानूनन किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, धर्म के आधार पे आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, और जब यह कर्नाटका में होता है तो यह स्पष्ट हो जाता है किस तरह से वहां तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, और यह राहुल गांधी की असली सोच है। दूसरी अहम बात, जब इनका मैनिफेस्टो आया, एक तो बात यह हो गई कि यह गैर संवैधानिक है, यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम माइनॉरिटीज को आरक्षण देंगे, लेकिन इन सरकारी ठेकों पे केवल आपने मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनको हम आरक्षण देंगे। तो जनता पूछ रही है, सिख समाज को क्यों नहीं, ईसाई समाज को क्यों नहीं, जैन, बौद्ध, पारसी समाज को क्यों नहीं? इसका उत्तर आज तक ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, ना राहुल गांधी जी ने दिया है, ना सोनिया गांधी जी ने दिया है। और इसके साथ एक वाक्य में मैं इस विषय को अंत करूंगा। आप सोचिए, कहते हैं जो गरीब मुसलमान हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन ठेके की लिमिट 1 करोड़ थी, वो 2 करोड़ कर दी। अब 2 करोड़ का ठेका जो पाने के लिए आवेदन देगा तो उसमें अर्नेस्ट मनी देगा, कई लाख रुपए। ये कौन से गरीब मुसलमान हैं जो 2 करोड़ के ठेके के लिए कई लाख रुपए जमा तो कर सकते हैं, लेकिन उनको जरूरत है सरकारी ठेकों की? यह विरोधाभास अपने आप में है। और यह मुद्दा, सबसे अहम बात जो है, यह सरकारी ठेकों में जो 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, यह छीना किससे जाएगा? यह छीना जाएगा पिछड़े समाज से, उनका हक मार के। ओबीसी तो क्या सामने आया? दलित विरोधी, पिछड़ा समाज विरोधी, ओबीसी विरोधी, चाहे वो पापी आप हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और यह बहुत अहम मुद्दा है। इसके साथ ही मैं दूसरे विषय पे आना चाहता हूं। यह विषय भी उतना ही अहम है। शुरुआत करूंगा, ममता बनर्जी जी विदेश गई हैं, और ममता बनर्जी के अध्यापक लगता है राहुल गांधी है। और वजह क्या है? ये जो मंडली है, ये भारत बदनाम करो मंडली बन गई है। भारत बदनाम करो मंडली। विदेशी धरती पे जाओ, जब बाकी देश भारत को आदर की नजरों से देखे, सम्मान दे, जब वहां का मीडिया कहे कि भारत आगे बढ़ रहा है, तो उस पर काला धब्बा लगाओ, झूठ बोल दो। जो खबर आई है सामने, ममता बनर्जी जी was speaking in Oxford University, and she was asked questions by
द पार्टिसिपेंट्स देयर, जो वहां पे लोग सम्मिलित थे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। तो जब ये खबर हमने पढ़ी तो हम लोग तो यकीन नहीं कर पाए। सवाल यह था कि भारत आज विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरे विश्व में यह आकलन किया जा रहा है कि जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगी। अब कोई भी सरकारी पद पे बैठा व्यक्ति, खासकर संवैधानिक पद पे, चाहे वो ऑपोजिशन की ही पार्टी क्यों ना हो, भारत की जब बात होगी तो वो गर्व महसूस करेगा और उस बात को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, मैं असहमत हूं, मुझे नहीं लगता कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बनेगी। और एक बात और आई वहां, उन्होंने कहा कि जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वी आर ऑल अवेयर दैट अमंग्स द लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द लास्ट 6-7 years at least, India has been the fastest growing economy. It has been faring well, better than larger economies like the US, UK, Germany, and from the last few years, even China has been beaten. तो कहा गया 2060 में पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगी। तो ममता बनर्जी ने शंका जताई। उनका यह मानना था कि भारत ऐसा नहीं कर पाएगा। एक नागरिक होने के नाते हम दोनों इस मंच से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हर नागरिक की तरफ से यह पूछना चाहते हैं, जब भारत की जनता को यह दृढ़ विश्वास है कि भारत प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, और चल क्या रहा है, दौड़ रहा है, और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी बनेंगे, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिसने संविधान की शपथ ली है कि मैं भारत का गौरव और बढ़ाऊंगी, केवल मोदी जी से नफरत करते करते आप भारत से नफरत करने लगी। आप वहां पे चाहती हैं कि मुख्य हेडलाइन जो बने वो भारत